हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और मैं अजीत कुमार आज आप सबों के लिए ज्योग्राफी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का 5वां चैप्टर 6 क्लास का लेकर आया हूं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी में अनेक अनेक प्रकार के मंडल मौजूद है और उन सब में क्या खासियत है उसकी, और उन सब को कैसे जो है उनमें जो अलग अलग प्रकार के तत्व मौजूद हैं उनके विषय में हम लोग विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन का जो सीरीज हम शुरू किए हैं, इसमें न केवल हम एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, साथ ही साथ उस एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करता हूं। इससे होता यह है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी डाउट आपके मन में होते हैं वह सभी क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो हिंदी में होने वाला है। तो आइए पीडीएफ पर चलते हैं और वहाँ पर चल के हम लोग समझते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखिए, पृथ्वी पर जो है ना अनेक प्रकार के जो है क्षेत्र मौजूद हैं और उन क्षेत्रों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अलग अलग प्रकार का जो स्थान है वहाँ पर जीवन कैसा है, वहाँ पर क्या मानव वहाँ पर रह सकता है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें उनके अलग अलग प्रकार के घटक को समझना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हमने पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग परिमंडल में विभाजित कर दिया और इसे ही हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कहते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन जो है वह संभव है। मानव यहां पर जीवित रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि यहां पर जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व जो है वो मौजूद है। जैसे कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूमि, ताकि हम जो है सतह पर खड़े रह सके। अगर हमारी पृथ्वी गैसों से बनी होती है तो हम वहाँ पर खड़े नहीं हो पाते। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है जल, और जल के बाद एक और अति आवश्यक चीज़ है वह है हवा। और ये सभी चीज़ें और ये तीनों ही महत्वपूर्ण चीज़ें केवल और केवल पृथ्वी पर मौजूद है, इसीलिए पृथ्वी पर ही केवल जीवन जो है वो संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक जो है आपस में मिलते हैं और ये तीनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब ये 3 कौन कौन से घटक हैं? तो सबसे पहला जो घटक है उसे हम लोग भूमंडल कहते हैं, दूसरा जो घटक है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, और तीसरा जो घटक है उसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। और ये तीनों ही जहाँ पर मौजूद होता है उसे हम लोग जीवमंडल कहते हैं, और जीवमंडल में ही जीवन संभव होता है। अब एक छोटा सा यहाँ पर हमारे मन में सवाल आता होगा कि इसकी छोटी छोटी क्या परिभाषाएं होनी चाहिए। तो हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हमारा सवाल होगा भूमंडल क्या होता है, तो लिखेंगे कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। और उसी प्रकार से गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से क्या करती है, घेरती है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं या वायुमंडल कहा जाता है। और इस वायुमंडल में हमें ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और दूसरी सभी गैसें इसी वायुमंडल में पाई जाती है। यानी कि ये वायुमंडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद पृथ्वी का जो है एक बहुत बड़ा भाग जो है उस पर जल पाया जाता है। तो बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है और इस जल वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहा जाता है। अब जलमंडल में याद रखिएगा, जलमंडल में वो सभी जल जहाँ पर जल मौजूद है, जैसे कि अगर वह जल बर्फ के रूप में है, जल के रूप में है, वाष्प के रूप में है, नदी में है, तालाब में है, झरनों में है, झील में है, पोखरों में है, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। और ये सभी जिस क्षेत्र में मिलता है, यानी कि जीव मंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल भी मौजूद है, जल भी मौजूद है, हवा भी मौजूद है। यानी कि जहाँ पर भूमंडल भी पाया जाता है, जलमंडल भी पाया जाता है और वायुमंडल भी पाया जाता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। और जहाँ सभी प्रकार का जीवन भी पाया जाता है। अब इसे समझने के लिए आइए इस फोटो में हम लोग इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो हवा वाला भाग है जहाँ पर आपको बादल दिख रहे हैं, जो हवा का क्षेत्र है, मेनली जो खुला क्षेत्र होता है वहाँ पर पूरी तरह से हवा मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद आता है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, बसते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको आवास दिख रहा है, घर दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जानवर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर सभी हम लोग रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, अपनी आवश्यकता की वस्तु यहाँ पर हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। ये क्या है, स्थल मंडल है। उसी प्रकार से एक ऐसा जगह है जहाँ पर जल पाया जाता है, तो जल का भी एक भाग है और इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं।
अब ये तीनों ही जहाँ पर मौजूद है, अगर हम एक यहाँ पर सर्कल बना दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें तीनों का तीनों मिल जाएगा। स्थल मंडल भी मिल जाएगा बहुत बड़े एरिया में, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जल मंडल भी मिल जाएगा एक बहुत बड़े एरिया में, और कुछ हद तक हमें जो है वायुमंडल का क्षेत्र भी मिल जाएगा, जैसे कि हवा वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से जहाँ पर तीनों का तीनों मिलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं, और जीव मंडल को इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस प्रकार से जीव मंडल में ही जीवन संभव है, जहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के जानवर, जैसे कि यहाँ पर हाथी दिख रहे हैं, ऊंट दिख रहा है, गेंडा दिख रहा है, हिरन दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पर आपको मानव भी देखने को मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के क्षेत्र से, यानी इसी क्षेत्र को हम लोग अलग अलग जो है घटक कहते हैं पृथ्वी के, या तो हम इसे अलग अलग परिमंडल कहते हैं। अब इन अलग अलग जो क्षेत्र है, जैसे कि भूमंडल, इसे हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वह लिखा गया भूमंडल। तो भूमंडल की छोटी सी परिभाषा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है, भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी जो हमारी जमीन है उसकी भूपर्पट्टी है। तो अगर हम लोग पृथ्वी का अध्ययन किए हैं तो पृथ्वी के अंदर में जो है ना अलग अलग भाग है, जैसे कि पृथ्वी के बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, और उसके और थोड़ा सा बाहर आते हैं तो फिर हमें मेंटल मिलता है, और मेंटल के सबसे ऊपर यानी कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी पार्ट है उसे हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं। और ये भूपर्पट्टी पर क्या मौजूद है, यहाँ पर आपको चट्टान देखने को मिलेगा, यानी पत्थर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिट्टी देखने को मिलेगा। और इसी मिट्टी और चट्टान की जो पतली सी परत है इसे ही हम क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व है, जिससे यहाँ पर खेती किया जा सकता है, यहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधों को उगाया जा सकता है, जो हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत बनता है। अब देखिए पृथ्वी का जो सतह है ना, इसमें इसे हम लोग दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं या बांटा जा सकता है। तो पहला जो भाग होगा वह होगा महाद्वीपों में, यानी कि जिसे हम महादेश कहते हैं, और ये स्थलीय भूभाग है, यानी कि ये जमीनी भाग है। इसके बाद एक बहुत बड़े भाग पर जलाशय है, यानी कि पानी है, जिसे हम लोग महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। तो विश्व में जो है सभी महासागर आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप ये याद रखिएगा। तो आइए हम लोग पहले मानचित्र में देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा मानचित्र है, और इसमें दो चीजें हमें देखना है। सबसे पहले देखना है महाद्वीप, और याद रखिएगा महाद्वीप को ही हम क्या कहते हैं, महादेश कहते हैं। और दूसरा जो देखना है महासागर, या फिर हम इसे महासागरीय बेसिन कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है एशिया महादेश, यहाँ पर हमें यूरोप महादेश दिख रहा है, इस और आपको उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, नीचे हमें दक्षिणी अमेरिका दिख रहा है, फिर हम लोग यहाँ पर अफ्रीका देख सकते हैं, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे एक और है अंटार्कटिका महादेश। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल कितने हैं, 3 और 3 6 और 1 7, कुल मिलाकर हमारे पास 7 महादेश हैं। और उसी प्रकार से बड़े बड़े महासागर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रशांत महासागर है। अब ये वाला प्रशांत महासागर आपको इस ओर भी देखने को मिलेगा। अब इसका एक थोड़ा सा कारण आपको दे देते हैं कि ये हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, और पृथ्वी को हमने क्या किया, बीच से काट के फैला दिया। तो इस तरह से पृथ्वी काट के फैला दिए, तो ये वाला जो छोर है ये इस ओर है, और इसका ये वाला एक छोर जो है ये इस ओर दिख रहा है, और इसीलिए ये बीच वाला प्रशांत महासागर को ही काट दिए थे। तो इसलिए प्रशांत महासागर आपको पश्चिम में भी देखने को मिलता है, और प्रशांत महासागर आपको पूर्व में भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ये अटलांटिक महासागर, आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से ऐसा बनाता है अटलांटिक महासागर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ऊपर वाले को किसी किसी मानचित्र में उत्तर अटलांटिक महासागर, और नीचे वाले को दक्षिण अटलांटिक महासागर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हिंद महासागर है, और नीचे है दक्षिणी महासागर, और ऊपर है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से हमने महादेश और महासागर देख लिया। और आप देख सकते हैं कि जितना भी महासागर है वह सभी आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, और कोई भी आपस में क्या है, फॉल्ट नहीं है। अब आइए हम लोग पॉइंट पे आते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। तो मैप में भी मैंने आपको दिखा दिया कि सभी महासागर जो है आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, और आपस में जुड़े होने का कुछ इसका फायदा भी है, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो इसका फायदा यह है कि समुद्र का जो जल का तल है सभी जगह क्या है, एक समान है। तो इसे आप समझिए ये जो है हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर आपको कहीं पहाड़ देखने को मिलता है, कहीं पर आपको पठार देखने को मिलता है, कहीं आपको समतल भूमि देखने को मिलता है। तो जो जमीन वाला भाग है कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं समतल है, तो कहीं गड्ढा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो सागर वाला भाग है यानी महासागर वाला भाग है, वहां पर पानी सब जगह क्या है, समान है। तो पानी में जो ऊंचाई है वो क्या है, बिल्कुल सभी जगह बराबर है।
हैं। तो इसीलिए अगर हमें किसी स्थल की ऊंचाई मापनी होती है तो हम उसको मापते हैं समुद्र तल से, जिसका मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि ये जो समुद्र तल है इसका मान कितना है, यहाँ से जीरो शुरू हो गया, यहाँ से क्या हो गया, 0। और अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर गए तो 1 मीटर हो गया, फिर अगर हम ऊपर गए तो इसी प्रकार से 100 मीटर हो गया, फिर ऊपर गए तो 1 किलोमीटर हो गया। तो इस प्रकार से समुद्र का जो ऊंचाई है उसे हम मान लिए 0, और समुद्र तल से ऊपर जो भी ऊंचाई चला जाएगा उसका मान होता चला जाएगा। और इसीलिए जब भी पृथ्वी के ऊपर किसी भी चीज की ऊंचाई मापनी होती है तो हम कहते हैं कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 800 मीटर है, 500 मीटर है, क्योंकि समुद्र तल क्या है, शून्य है। यानी कि समुद्र तल की ऊंचाई सभी जगह बराबर है और जो स्थल है उसकी ऊंचाई क्या है, अलग अलग होती है। यहाँ पर वही मैप हमारी किताब में भी दिया गया है और यही वाला मैप मैंने आपको दिखाया भी है अलग से। अब आइए अगला जो है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, यानी कि स्थल पर सबसे ऊंचा शिखर जो है वह है माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से, देखिए इसको समुद्र तल से माप रहे हैं तो समुद्र तल से उसको ऊंचाई है 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है और जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो देख सकते हैं हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो मात्र 8,848 मीटर है, और यहाँ पर देख सकते हैं मैरियाना गर्त, गर्त का मतलब होता है गहराई, ये कितना है, 11,022 मीटर है। यानी कि माउंट एवरेस्ट से ये क्या है, बड़ा है। इस मैप को थोड़ा गौर से देखिए, इस मैप में हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हमारा धरती है, ये क्या है, धरती है, और यहाँ से शुरू हो रहा है ये समुद्र, और जैसे ही समुद्र में आप गहराई में जाते हैं, बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत गहरा, लेकिन सबसे गहरा कौन है, तो कहता है कि प्रशांत महासागर में एक ऐसा जगह है जो सबसे ज्यादा गहरा है, उसी का नाम है मैरियाना गर्त। इसका नाम क्या है, मैरियाना गर्त नाम है, जो क्या है, सबसे ज्यादा गहरा जगह है धरती पर। पूरे धरती में अगर सबसे गहरा अगर कहीं जाना है तो समुद्र में चले जाइए, प्रशांत महासागर में, वहां पर मिलेगा आपको मैरियाना गर्त, जो सबसे ज्यादा क्या है, गहरा है। तो इस प्रकार से ये है हमारा समुद्र का, और ये हमारा क्या है, धरती है। और समुद्र में ही अगर सबसे ज्यादा गहरा जाना है तो यहाँ पर आएंगे हम लोग, जिसे अंग्रेजी में मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच जगह। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं, इसे भी हम लोग साथ साथ पढ़ते चलते हैं। अभी तक तीनों चैप्टर में हम लोग पहले चैप्टर क्लियर करते थे, फिर हम क्या आप जानते पढ़ते थे, लेकिन अभी इसे साथ साथ पढ़ने में थोड़ा मजा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दो नाम लिखा हुआ है, पहला जो है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, ये एक हिलेरी लिखा हुआ है, एडमंड हिलेरी कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के, और एक और व्यक्ति है भारत के, भारत का नाम है तेंजिंग नोर्गे शेरपा, और इन दोनों ही ने 29 मई 1953 को क्या किए थे, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े थे, जो कितना ऊंचा है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है। इतने ऊंचाई में बहुत ज़्यादा बर्फ रहता है, टेम्परेचर बहुत नीचे रहता है, और इन ऊंचाइयों पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद लिखा हुआ है जापान की जुंगो तबाई विश्व की पहली महिला थी। तो ये पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा, यानी कि अभी तक केवल पुरुष चढ़े थे और अब महिलाओं ने भी इन पर कदम रख दिए। यानी पहली महिला कौन थी, जुंको तबाई। तो इन्होंने पहली बार चढ़ा था कब, 16 मई 1975 को। अब भारत की पहली महिला कौन है, बछेंद्री पाल, जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ लिया। महाद्वीपों के विषय में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, अलग अलग महाद्वीप के विषय में, और आपको बता दिए महाद्वीप को ही हम लोग क्या कहते हैं, महादेश कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा, महाद्वीप और महादेश क्या होता है। तो महाद्वीप को ही हम लोग महादेश कहते हैं, क्योंकि महादेश जो है अलग विभिन्न प्रकार के देशों से मिलकर बना है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, जिसे मैंने अभी तुरंत दिखाया था थोड़ी देर पहले मैप में। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से 7 महादेश है, और ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यह पढ़ा था, जो पृथ्वी पर जल है, जो महासागर का जल है, वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब कि अलग अलग नहीं है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि अगर हम लोग मैप में देखें
तो देखिए यहाँ पर जितने भी जल है वो क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। जबकि अगर हम लोग देखें महादेश को, तो महादेश देख सकते हैं यहाँ अटलांटिक महासागर के ईस्ट और आपको अफ्रीका मिलेगा और पश्चिमी और आपको दक्षिण अफ्रीका मिलेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है, अलग है। और अगर हम लोग अंटार्कटिका को देखें तो अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है और ये हमारे सभी महादेश से क्या है, अलग है। तो जब जितने भी हमारा महादेश है वह सभी क्या है, अलग है, जबकि जो जल है वो सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं, लिखा है विश्व के मानचित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो यह भी बात सही है, स्थल का बहुत बड़ा भाग किसमें पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। ये हमारी जो है विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर इस लकीर के ऊपर वाले भाग पर देखें तो आपको अधिक धरती दिखाई देगा, जबकि नीचे वाले भाग में आपको कम ही धरती दिखाई देगा। तो इसीलिए कहता है कि जो पृथ्वी है उसके उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जो है स्थल भाग है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम स्थल भाग है। अब आइए एक एक करके विभिन्न स्थल भाग को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एशिया के विषय में। तो अगर एशिया के विषय में बोला जाए तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। तो 1/3 भाग कितना होता है, 1/3, यानी पृथ्वी का क्षेत्रफल जितना है। अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी का क्षेत्रफल 99 है तो ये 33% भाग पर क्या है, फैला हुआ है। इसे हम 1/3 कहते हैं। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये पूर्वी गोलार्ध क्या होता है, आइए आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। तो हमने पृथ्वी को क्या किया है, 4 भागों में बांट दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इसे 4 भागों में बांट दें तो ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। और अगर हम लोग जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से देखें तो ये वाला कौन सा होगा, पूर्वी जो है गोलार्ध हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा। अब आप देखिए क्या ये जो एशिया हमें दिख रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध में है, बोलेंगे नहीं दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो क्या ये उत्तरी गोलार्ध में है, बोलेंगे हाँ उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन उत्तरी गोलार्ध के किस भाग में है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में है। इसीलिए बोला जाता है एशिया जो है वो किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी रेखा है, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये कर्क रेखा है। और आप देख सकते हैं कर्क रेखा भारत को भी बीचों बीच में काटती है और भारत जो है वो एशिया का ही पार्ट है। तो इसलिए बोलेंगे कि कर्क रेखा जो है एशिया को टच करता है। एशिया जो है पश्चिम यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करता है। तो यूराल पर्वत कहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत के ईस्ट ओर हो जाता है एशिया और यूराल पर्वत के ईस्ट ओर क्या हो जाता है, यूरोप। तो ये यूराल पर्वत ही है जो एशिया को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। और ये कर्क रेखा क्या करता है, इस जो महादेश है इस महादेश को टच करता है। तो इस प्रकार से देख लिए 2-3 बातें। अब देखिए जब हम यूरोप और एशिया दोनों ही एक दूसरे से संयुक्त है, संयुक्त का मतलब सटा हुआ है, और जब हम दोनों को एक साथ बुलाते हैं तो हम इसे बोल देते हैं यूरेशिया, यानी कि यूरोप और प्लस एशिया तो हो गया यूरेशिया। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि अगर हम यूराल पर्वत को छोड़ दें तो जो यूरोप है और एशिया है एक ही क्षेत्र में सटा हुआ है, इसीलिए हम इसे कभी कभी शॉर्टकट में यूरेशिया कह देते हैं। तो जब हम यूरेशिया की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइएगा यूरोप और एशिया दोनों की बात कर रहे हैं। इस तरह से एशिया खत्म हो गया। अब आइए हम लोग यूरोप के विषय में पढ़ते हैं। तो अगर यूरोप की विषय में बात किया जाए तो एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो मानचित्र में अगर हम देखें तो ये हमारा एशिया है और एशिया के बाद इस दिशा को हम क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा कहते हैं। इधर की दिशा है पश्चिम और ये वाली दिशा क्या है, पूर्व दिशा है। तो अगर हम लोग पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है यूरोप। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्पल कलर में दिखाया गया है, बैंगनी रंग में। तो ये एशिया है और एशिया से पश्चिम की ओर जाइएगा तो आपको मिलेगा यूरोप। अब यूरोप छोटा है एशिया से, जैसा कि आप देख सकते हैं एशिया बहुत बड़ा है और यूरोप क्या है, बहुत ही छोटा है। अगर लिखा है अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, यह 3 तरफ से जल से घिरा है। तो अंटार्कटिक वृत्त कौन सा है, तो देखिए ये वाला जो दिख रहा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और इसका नाम है कर्क रेखा। और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। और ये भी क्या करता है, इस यूरोप से होकर के गुजरता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो अगर हम लोग 3 तरफ इसका देखें तो 3 तरफ हमको जल देखने को मिलेगा।
तो इस और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पानी है, इसका नाम है भूमध्य सागर। ऊपर वाला है आर्कटिक महासागर और इस ओर देख सकते हैं अटलांटिक महासागर। तो इस प्रकार से तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में इसे देखिए और पता लगाइए। आपको विश्व के मानचित्र में भी मैंने दिखा दिया। अब आता है अफ्रीका के विषय में। तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। और एशिया के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर आ रहा है तो वह हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका का एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिसमें कर्क रेखा भी जाती है, विषुवत रेखा भी जाती है और मकर रेखा भी जाती है। तो ये तीनों रेखा केवल एक ही महादेश है जिससे होकर के गुजरती है। इसके भी आपको तीन क्षेत्र में जल देखने को मिलेगा। एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं अटलांटिक महासागर देखने को मिल रहा है, दूसरे और आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा, तीसरा और आपको दक्षिणी महासागर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर वाले भाग में यहाँ पर भी है भूमध्य सागर। तो इस आधार पर देखें तो चारों तरफ ही आपको क्या मिलेगा? जल देखने को मिलेगा। अब यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप को लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरता है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं ये वाला विषुवत वृत्त है, ये जो बीच वाला लाइन है, और ये बिल्कुल क्या कर रहा है? अफ्रीका के बीच से होकर के गुजर रहा है और इसे दो बराबर भागों में बांट देते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में है स्थित है और आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, सहारा का रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, बालू वाला, जो अफ्रीका में ही स्थित है और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। तो इसके तीन तरफ महासागर है और एक तरफ समुद्र है, जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत दिखाया। और दूसरा बात है कि इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी, यह नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। तो आप देख सकते हैं नील नदी अगर दिखाएं आपको, तो पहले मैं आपको इरेज कर देता हूं ऑल, ताकि हमें साफ साफ दिखाई दे सारी चीजें। तो ये आप देख सकते हैं, ये है नील नदी। ओके, आपको दिख रहा होगा ये नील नदी है जो अफ्रीका से होकर के ही गुजरता है। और इसका एक बहुत बड़ा भाग किस और है? बहुत बड़ा भाग कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और यहाँ पर मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, या तो सहारा रेगिस्तान कहते हैं। तो इस प्रकार से सहारा रेगिस्तान भी हमने देख लिया। लिखा है कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर के गुजरता है? तो कर्क रेखा अफ्रीका के उत्तरी भाग से होकर गुजरता है, मकर रेखा अफ्रीका के दक्षिणी भाग से होकर गुजरता है और विषुवत वृत्त अफ्रीका के बीच वाले भाग से होकर के गुजरता है। तो इस तरह हमने अफ्रीका के विषय में पढ़ लिया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के विषय में। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला नंबर पे कौन आ रहा था? पहला नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया आ रहा था। दूसरे नंबर पर कौन आ रहा था? दूसरे नंबर पर अफ्रीका आया था। और तीसरे नंबर पर कौन आया था? उत्तरी अमेरिका या फिर उत्तर अमेरिका इसे कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अभी 3 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं उत्तरी अमेरिका के विषय में। तो अगर हम उत्तरी अमेरिका के विषय में पढ़ें तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका जो है वह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और तीसरा उत्तरी अमेरिका जो है ये कितने नंबर पर आ गया? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, इसे आप समझिए कि यह जो आपको दक्षिणी अमेरिका दिख रहा है ना, यह एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे हम कहते हैं पनामा स्थल संधि। यानी उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है ये अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह भी एक सक्रिय स्थल से। सकरा का मतलब बहुत ही छोटा कम सा स्थल से जुड़ा हुआ है और जब दो स्थल जुड़ता है तो हम उसे स्थल संधि कहते हैं। तो आइए अब आपको मैप में दिखा देते हैं स्थल संधि है कहाँ पर और ये क्या है। तो देखिए ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ये हमारा उत्तर अमेरिका है और नीचे वाला जो भाग दिख रहा है ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच ये जो आपको दिख रहा है, आपको लगता होगा ये अलग है, ये अलग नहीं है, एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है।
और एक दूसरे से जुड़ा होने के चलते यहाँ पर जमीनी भाग है। तो जब कहता है कि एक बहुत बड़ा भाग, यहाँ पर साफ साफ लिखा है स्थल संधि किसे कहते हैं, तो कहता है स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो दो बड़े स्थलीय भाग, तो दो बड़े स्थलीय भाग कौन सा है, एक बड़ा स्थलीय भाग उत्तर अमेरिका है और दूसरा बड़ा स्थलीय भाग दक्षिण अमेरिका है। तो ये जो बीच वाला जमीन है ये क्या कर रहा है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ रहा है। आप अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी की मदद से आप इसमें गाड़ी चला करके आ सकते हैं क्योंकि ये स्थल है। और इस प्रकार के सकरे भाग को हम क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। उसी प्रकार से जब पानी से एक दूसरे को जोड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो जल संधि में क्या होगा, इसमें देखिए स्थल संधि में क्या हो रहा था, दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ा जा रहा था। इसमें क्या होगा, दो बड़ी जल राशि को जोड़ा जाएगा, या तो वो समुद्र हो सकता है या तो वो महासागर हो सकता है। जब दो बड़े जल राशि को जल ही जोड़ता है, क्या जोड़ेगा, जल, पानी का सकरा भाग जोड़ता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर अपना प्यारा भारत है और यहाँ पर श्रीलंका है जो एक द्वीपीय देश है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जमीन नहीं है बल्कि यहाँ पर पानी है, सकरा पानी है, छोटा सा क्षेत्र में पानी फैला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जल संधि। अब यहाँ पर सवाल है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच जो जल संधि है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पाक जल संधि। ये आप याद रखिएगा, पाक जल संधि किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है इसका नाम है पाक जल संधि। अब आइए उत्तरी अमेरिका के विषय में थोड़ा और पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका यह जो महाद्वीप है यह पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो आइए आपको मैप में लेके चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो अगर हम लोग मैप में देखें तो यहाँ से अगर हम खींचे एक लाइन, ये कौन सी लाइन है, विषुवत रेखा है, और ये कौन सा है, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। सीधा खींचेंगे तो सीधा ही आएगा। तो इस ओर क्या होगा, इस ओर जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है और जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर वाले की दिशा क्या कहते हैं, उत्तर दिशा कहते हैं। तो पूरी तरह से ये उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आप देख सकते हैं, क्या ये पूर्वी गोलार्ध में है, नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में है, नहीं है, पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बीच में स्थित है। और दूसरा लिखा है कि यह जो है यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं, तो हाँ मैं इसका नाम बता सकता हूँ। तो आइए आपको इसका नाम बताते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा उत्तर अमेरिका है और उत्तर अमेरिका के एक तरफ कौन सा महासागर है, एस बनाने वाला अटलांटिक महासागर है, और एक तरफ है प्रशांत महासागर। और ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर वाला यहाँ तो नाम नहीं लिखा है, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं पता चलता है यहाँ आर्कटिक महासागर मौजूद है, क्योंकि आर्कटिक महासागर यहाँ पर ही नहीं बल्कि इस ओर पूरा फैला हुआ है। तो इस प्रकार से उत्तर में कौन सा है, आर्कटिक महासागर है, क्योंकि हमारी किताब में यहाँ साफ साफ लिखा है महासागर, तो हमने यहाँ 3 महासागर आपको दिखा दिया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका के विषय में कि दक्षिण अमेरिका क्या है और इसकी क्या खासियत है। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरा नहीं बोला गया है, अधिकांश भाग ही दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर ये वाला मेरा विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग को अगर आप देखिएगा तो ये आपको दिखाई देगा, ये है हमारा दक्षिण अमेरिका, जिसका थोड़ा सा भाग आपको उत्तरी अमेरिका में दिखेगा और इसका अधिकतर भाग कहाँ पर दिखाई देगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, यानी दक्षिण गोलार्ध में आपको दिखाई देगा। दूसरा लिखा गया कि इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से महासागर है स्थित है। अब यहाँ पर कौन से महासागर स्थित है नाम नहीं बताया है, हम ही लोग से नाम पूछा गया है। तो आइए हम लोग इसका नाम देखते हैं। तो सेम यहाँ पर फिर से वही होगा कि एक और हमारा अटलांटिक महासागर होगा। अटलांटिक महासागर किस दिशा में है, तो ये अटलांटिक महासागर पूर्व दिशा में मौजूद है। और पूछा गया पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो पश्चिम में प्रशांत महासागर मौजूद है। यानी यह जो दक्षिण अमेरिका है इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर मौजूद है। आप मैप को समझते चलिएगा, इजी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं, इसमें और 2 बातें और लिखा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, और दूसरा लिखा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला क्या है, उसका नाम है एंडीज, और ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में ही है, जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है अमेजोन नदी, और अमेजोन नदी में दुनिया का सबसे बड़ा जो है जंगल मौजूद है। तो अमेजोन जंगल या अमेजोन फॉरेस्ट यहीं पर मौजूद है। तो आइए दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये पर्वत श्रृंखला है और इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका में।
और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक रिवर यानी नदी मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, अमेजोन नदी। तो यहाँ पर आपको जो नदी दिख रहा है ये क्या है, अमेजोन नदी है, ऐसे करके दिख रहा है ऐसे बहते हुए। तो ये अमेजोन नदी है जो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में ही मौजूद है। तो इस तरह से दो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है। अच्छा, पर्वत श्रृंखला क्या होता है, तो ऐसे अगर आप देखें पर्वत का ढेर सारा जो रूप है एक साथ जब रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब आ जाते हैं अगला जो क्षेत्र है वो है ऑस्ट्रेलिया के विषय में। तो ऑस्ट्रेलिया कहता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप था जो 1 नंबर पर आ रहा था। और दूसरे नंबर पर कौन आया था, अफ्रीका महाद्वीप था जो कितने नंबर पर आ रहा था, 2 नंबर पर आ रहा था। और 3 नंबर पर कौन आ रहा था, 3 नंबर पर आ रहा था उत्तर अमेरिका। यानी उत्तर अमेरिका जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है या महाद्वीप है, हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, अमेरिका लिख देते हैं। और अब बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे लास्ट वाला है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा। तो टोटल हमारे पास 7 महाद्वीप है, तो जो ऑस्ट्रेलिया वो कितने नंबर पाएगा, ये 7 नंबर पर आएगा। यानी दुनिया का सबसे छोटा जो है वो महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। अब इसके बीच में हमारे पास छूट जाता है 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो किसको नंबर मिलेगा, आइए देखते हैं आगे, नहीं तो मैं आपको जरूर बता देता हूँ आगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ के ढूंढ लेते हैं, किताब में दिया होगा तो अच्छी बात है। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के विषय में क्या लिखा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से किस गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो अगर आप विषुवत रेखा देख रहे हैं, यह जो लाइन है इसे ही हम विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। और इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पूरे का पूरा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, एक जरा सा भी विषुवत रेखा के ऊपर नहीं गया है, इसलिए कहता है ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और अगर आप देशांतर रेखा से देखते हैं तो ये पूरी तरह से किस ओर है, पश्चिम की ओर अवस्थित है, सॉरी माफ कीजिए पूर्व की ओर है, ये दिशा पूर्व है, ठीक है। तो ये पूर्व दिशा है, तो पूर्व की ओर अवस्थित है। अब कहता है कि यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महादेश कहा जाता है। तो इसके चारों तरफ आपको या तो महासागर मिलेगा या तो क्या मिलेगा, समुद्र मिलेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्वीपीय महादेश कहते हैं। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ देखिए नीचे कौन सा होगा, नीचे देख सकते हैं दक्षिण महासागर है, इस ओर अपना हिंद महासागर है, इस ओर आपका प्रशांत महासागर है, ऊपर में भी आपको सागर देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से ये चारों के चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, चारों के चारों तरफ सागर से घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे द्वीपीय महादेश कहते हैं। आगे देखते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो दक्षिण जो है अंटार्कटिका अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखा, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं ये हमारा विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के पूरी तरह से दक्षिण में आपको ये जो व्हाइट रंग में दिख रहा है यानी सफेद रंग में, ये है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के ऊपर में कौन सा महासागर है, दक्षिण महासागर है। और जो दक्षिण ध्रुव है ना, दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल, वो पूरी तरह से अंटार्कटिका के बीच में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ पर हमेशा आपको बहुत ज़्यादा बर्फ देखने को मिलेगा। यह किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता। अगर यहाँ पर कुछ भी है तो बहुत से देशों के शोध केंद्र हैं कि यहाँ से बर्फ क्या पिघल रही है, क्या कुछ जीवाणु या विषाणु तो नहीं पनप रहा है, या फिर क्या यहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, कोई ऐसा उपाय है, या यही चीज़ जो है आप देखने को मिलता है। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शोध के लिए ही घूमने जाते हैं। भारत का भी यहाँ पर शोध केंद्र है, शोध संस्थान है और इसका नाम है मैत्री और दूसरा जो नाम है वह है दक्षिण गंगोत्री। तो इस प्रकार से दो जो है यहाँ पर मौजूद है हमारा शोध केंद्र। शोध का केंद्र का मतलब होता है शोध करने के लिए, मतलब रिसर्च करने के लिए जो यहाँ पर सेंटर बनाया जाता है उसे हम शोध केंद्र कहते हैं। अब एक चीज जो हमारा छूट गया, यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो आइए मैं आपके लिए वो लिख देता हूँ। तो क्या था कि जो 3 नंबर तक तो हमारा उत्तर अमेरिका है, 4 नंबर पर कौन होगा, 4 नंबर में होगा दक्षिणी अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका जो है वो हमारा 4 नंबर में हो जाएगा। और 5 नंबर में अंटार्कटिका हो जाएगा, ये क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल भी क्या है, बड़ा है। तो अंटार्कटिका जो है 5 नंबर में हो जाएगा और 6 नंबर में कौन हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से 7 महादेश हम लोग पढ़ लिए। अब आइए हम लोग जलमंडल के विषय में पढ़ते हैं कि जलमंडल कहाँ तक फैला हुआ है।
तो देखिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं या पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है, तथा शेष 29% भाग पर क्या है? स्थल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से एक आकृति बना देते हैं, ये वाला आकृति डायग्राम, और अगर हम लोग क्या करें, इसे कुछ इस प्रकार से 4 भागों में बांटें, तो इसका जो 3 भाग होगा ना, 3 भाग, इसमें क्या मिलेगा? जल ही जल मिलेगा, जो लगभग कितना है? 71% के बराबर है। और साथ ही साथ अगर इसमें जो है एक भाग इतना होगा, 29% भाग ऐसा होगा जहाँ पर आपको जमीन देखने को मिलेगा। तो स्थल भाग थोड़ा सा कम है और जल भाग क्या है? ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। जल मंडल में जल के सभी स्वरूप उपस्थित है, यानी कि जहाँ जहाँ जल है, महासागर में जल है तो उसे भी जलमंडल कहेंगे, नदियों में जल है तो उसे भी जलमंडल कहेंगे, झीलों, हिम नदियों यानी बर्फ वाली नदियों, भूमिगत जल यानी कि धरती के अंदर ग्राउंड लेयर वाटर जिसे कहते हैं, और वायुमंडल में भी अगर जलवाष्प है तो ये सभी क्या कहलाते हैं? जलमंडल कहलाते हैं। अब जलमंडल की जो खराबी यह है कि दुनिया में जल तो बहुत है, यानी कि पानी बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन उस पानी में हमारे लिए पीने लायक पानी नहीं है। क्योंकि अगर टोटल यानी दुनिया में जितना भी पानी है उसे हम लोग 100% मान ले, तो उस 100% में 97.5% वाटर जो है वो महासागर में है। और महासागर का पानी में क्या खराबी है? वह इतना अधिक खारा होता है कि हम इसे पी नहीं सकते हैं। और बाकी जो 2.5% यानी कि 2.5% पानी जो है वह अलवणीय है, यानी कि मीठा जल है, जिसे हम लोग पी सकते हैं। या तो ये बर्फ के रूप में है, या तो नदी में है, या तो झील में मौजूद है। इसे हम क्या कहते हैं? अलवणीय जल कहते हैं। और जो लवणीय जल होता है यानी कि जो खारा पानी होता है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो देखिए जितना भी पानी बचा हुआ है, जैसे कि 2.5% पानी जो है वो मीठा पानी जिसको हम लोग पी सकते हैं, तो शेष जल का बहुत बड़ा भाग यानी कि जो पानी पीने लायक है उसका बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। यानी कि अंटार्कटिका में बहुत बड़ा बर्फ है और वह कैसा पानी है? मीठा पानी है, लेकिन वहाँ अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। क्या हम वो पानी पी सकते हैं ला करके? क्या नहीं। तो जल का बहुत ही कम भाग जो है अलवणीय जल के रूप में हमारे पास पाया जाता है, जिसका मनुष्य जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जो है पृथ्वी को नीला ग्रह रहने के बावजूद, यानी कि जो पृथ्वी है उसमें बहुत ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी हमें पानी की जो है कमी महसूस होती है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि हमें पानी को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, पानी को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब पानी जो है सबसे ज़्यादा महासागर में है, तो आइए हम लोग महासागर के विषय में देखते हैं। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल जो है हमेशा गतिशील रहता है, इसमें तरंगे उठती हैं, ज्वार भाटा उठता है, और इसमें कभी कभी बहुत बड़ी गतियाँ होती है तो सुनामी भी आ जाता है। तो महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ होती है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागरीय समुद्र है। यहाँ पर लिख दिया है बड़े से छोटे। बड़े से छोटे का मतलब होता है अभी जो पहला महासागर पढ़ेंगे वो सबसे बड़ा महासागर है, तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है अंटार्कटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आ जाता है हिंद महासागर, चौथे नंबर पर आ जाता है दक्षिण महासागर, और 5वें नंबर पर आ जाता है आर्कटिक महासागर। तो ये 5 जो है प्रमुख महासागर धरती पर मौजूद है। अब आइए एक एक करके इनके विषय में पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का 1/3 भाग पर क्या है? प्रशांत महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग भी हम लोग देखे थे, और ये सबसे गहरा भाग भी कहाँ पर मौजूद है? प्रशांत महासागर में ही मौजूद है। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सबको मिटा देते हैं ताकि हम दिखा सकें आपको। तो देखिए ये प्रशांत महासागर है और इस एरिया में यहाँ पर भी क्या है? प्रशांत महासागर ही मौजूद है। और इस प्रशांत महासागर में ही जो है मारियाना गर्त जो है मौजूद है, और मारियाना गर्त यहाँ पर कहीं मौजूद है और इसकी गहराई जो है सबसे अधिक है। अब लिखा है प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो ये वृत्ताकार है, और वृत्ताकार का मतलब ऐसे कुछ वृत्त बना रहा है, ऐसे करके सर्कल बना रहा है। तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ रहा है? देखिए इसमें लिखा हुआ है एशिया आ रहा है, यानी कि एशिया के आसपास भी प्रशांत महासागर है। फिर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी प्रशांत महासागर है।
फिर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका आ रहा है, तो उत्तर अमेरिका ऊपर में है और नीचे दक्षिण अमेरिका है। इसके पास भी प्रशांत महासागर है और इसके चारों ओर क्या है स्थित है। चित्र में भी हम लोग देख लिए हैं, इसको चित्र में भी हमें पता लगाने के लिए बोला गया। अब जो दूसरा महासागर है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा है। तो ये भी हम आपको दिखा दिए थे, ये अटलांटिक महासागर है जो अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा फैला हुआ है। इसके पश्चिम किनारे में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। तो पश्चिम किनारे में बोला गया, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता चुके, ये किनारा पश्चिम है और ये किनारा क्या है पूर्व है। तो पश्चिम में उत्तर अमेरिका है और दूसरा क्या है दक्षिण अमेरिका है। तो पूरब में क्या है, पूरब में यूरोप है और क्या है अफ्रीका है। तो पूर्वी किनारे में यूरोप है एवं अफ्रीका है और अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अब यहाँ पर लिखा है अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है। अब यहाँ पर फोटो भी दिया गया है। तो दंतुरित का मतलब होता है ऐसे दांत के समान, ऐसे देख सकते हैं ये एकदम दांत जैसा बना हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं कि दंतुरित है। तो दंतुरित तट रेखा लिखा है कि यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। यानी देखिए पोताश्रय का मतलब यानी कि नाव वगैरह यहाँ पर आ सकता है, आसानी से रुक सकता है, क्योंकि ये अच्छा रहता है। क्योंकि ये देख सकते हैं ये जो बीच वाला गैप है इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर लकड़ी डाल दिए तो यहाँ आसानी से पानी का जहाज आ सकता है और साथ ही साथ यह गहरा होता है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा व्यापारी वाले नाव चलते हैं। और इस तरह से यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है अटलांटिक महासागर के विषय में। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला और वह है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी किसके नाम पर पड़ा है, भारत के नाम पर पड़ा है। भारत को ही हिंदुस्तान कहते हैं और इसी से पड़ा है हिंद महासागर। यह महासागर जो है लगभग त्रिभुजाकार है। तो हिंद महासागर कहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि ये नीचे क्या है चौड़ा है और ऊपर में क्या है सकरा है। तो लगभग हिंद महासागर त्रिभुज का आकृति बना रहा है, इसलिए हिंद महासागर कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में क्या है ऑस्ट्रेलिया है। तो देख लेते हैं, इस और क्या है पश्चिम दिशा है और पश्चिम में क्या है अफ्रीका है और पूर्व में क्या है ऑस्ट्रेलिया है और उत्तर में क्या है एशिया है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है त्रिभुजाकार महादेश में, एक बार हम आपको मिटा के दिखा देते हैं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। तो पहले तो हिंद महासागर की स्थिति कैसा है, हिंद महासागर की स्थिति त्रिभुजाकार है। और अगर हम हिंद महासागर के उत्तर में देखें तो उत्तर में एशिया मिलता है, और अगर हम लोग पश्चिम में देखें तो पश्चिम में अफ्रीका मिलता है, और अगर हम लोग पूर्व दिशा में देखें तो पूर्व दिशा में ऑस्ट्रेलिया मिलता है। अब आ जाता है दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से क्या है चारों ओर से घेरा हुआ है। तो ये है अंटार्कटिका महादेश जो सफ़ेद रंगों में दिख रहा है, और इसको चारों तरफ से जो महासागर घेर कर रखा है उसका नाम है दक्षिणी महासागर। और अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ये 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक क्या है फैला हुआ है। लास्ट में आता है आर्कटिक महासागर, और आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुव में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव को चारों ओर फैला हुआ है। तो ये अंटार्कटिक महासागर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारा उत्तर ध्रुव है और उत्तर ध्रुव के चारों तरफ ये महासागर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है। छिछले का मतलब होता है कम पानी, यानी कम पानी वाले भाग से क्या है जुड़ा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो प्रशांत महासागर जो है उससे भी ये क्या कर रहा है जुड़ रहा है, और उसमें कौन सी जल संधि बना रहा है, बोरिंग जल संधि बना रहा है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यूरेशिया किसको बोले थे, यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया से घिरा हुआ है। और दूसरा बोला गया है उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट। तो ये देख सकते हैं ये उत्तर अमेरिका का उत्तरी तट है, और यहाँ पर भी आपको आर्कटिक महासागर ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने महासागर के विषय में पढ़ लिया। अब आइए पढ़ते हैं वायुमंडल के विषय में। तो ये भी क्या है प्रमुख परिमंडल का ही भाग है। तो वायुमंडल क्या कहता है, देखिए हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं वायुमंडल कहा जाता है। तो ये हमारी मान लेते हैं पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है हवा है, गैस है, और इसी गैस को हम क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत
इस ग्रह को महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। अगर बउआ ये नहीं रहेगा तो जीवन इसमें संभव नहीं हो पाएगा। जो भी उल्का पिंड वगैरह आएगा सीधे गिर जाएगा और हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, तो बहुत सारी समस्या होगा। ऐसी वायु प्रदान करती है कि जिससे हम क्या लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल में लोग सूर्य की जो हानिकारक किरणों से हमें क्या करता है, बचाता है। वायुमंडल में जो है सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। वायुमंडल की अगर बात करें तो ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। तो परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। तो ये है पृथ्वी का सतह और यहाँ से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। थोड़ा और ऊपर जाइएगा हवा में तो उसे हम समताप मंडल कहते हैं। थोड़ा और ऊपर जाइएगा तो उसे मध्यम मंडल कहते हैं। थोड़ा और ऊपर जाइएगा तो आयन मंडल और सबसे लास्ट में है बरही मंडल। तो इस प्रकार से वायुमंडल है। यहाँ पर भी वही लिखा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल कहा जाता है। अब वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस है तो वह ऑक्सीजन है 21%, और उससे भी ज़्यादा कोई गैस है तो वो नाइट्रोजन है और वह क्या है 78%। यानी सबसे ज़्यादा गैस कौन है, नाइट्रोजन है जो 78% है और दूसरा ऑक्सीजन है, और ये दोनों मिलाकर के 99% हो जाते हैं। यहाँ पर वही लिखा है 78% और 21%। बाकी सारा जो है 1% बच जाता है। 1% में बाकी गैस रहते हैं क्योंकि 100% में केवल एक ही कम है। तो बाकी बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये सारा किस में आता है, केवल और केवल 1% में आता है। इन सभी में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो हमारे लिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जबकि अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी कि जितने भी प्राणी हैं उन सभी को बढ़ने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी की छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, यानी कि पृथ्वी जो ऊष्मा निकालता है वह यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, और उसके चलते ही हमें क्या लगता है, गर्मी लगता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, जिससे पृथ्वी भी क्या रहती है, गर्म रहती है। और ये किसके लिए जरूरी है, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा देता है। अच्छा, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व जो है भिन्नता आती है, यानी कि जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे वायु का घनत्व क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। अब घनत्व को आप इस तरह समझिए कि यहाँ पर जो है बहुत सारा हवा है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हवा का कण मौजूद है, तो यहाँ पर घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे यहाँ पर घनत्व थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऊपर जाइएगा घनत्व और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसे हम कहते हैं हवा का घनत्व। घनत्व जो है समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, यानी कि समुद्र तल बोल रहा है, यानी कि जहाँ पर समुद्र है, समुद्र का ये जो तल वाला भाग है, इसे ऊपर वाला भाग यहाँ पर सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तेजी से घटता जाता है। और आप जानते हैं कि जो भी पहाड़ों पर चलता है पर्वतरोहियों, तो उसको हवा का जरूरत होता है, तो वो क्या करता है, गैस सिलेंडर को पीठ पे लेके जाता है ताकि वो ऊपर में सांस ले सके। तो ऊंचाई में सांस लेने के उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है, बड़े बड़े पहाड़ों पर, तो वो इसे लेकर के जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है, यानी कि टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। तो वायुमंडल का भी दबाव जो है पृथ्वी पर बनता है स्थल पर। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दाब होता है। वायुमंडल का दाब क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि आप सिर पर 1 गिलास पानी लेकर रखे हुए हैं, ठीक है। आप अपने सिर पर 1 गिलास पानी लेकर रखें, आपके सिर के ऊपर हम 1 गिलास और पानी रख देते हैं, आपके सिर के ऊपर 1 गिलास और पानी रख देते हैं, और इस प्रकार से हम आपके सिर के ऊपर गिलास का पानी रखते चले जाते हैं, तो आपके सिर के ऊपर दबाव पड़ेगा। ये जो दबाव है इसको हम कहते हैं जल का दबाव। जल का दबाव यानी कि ऊपर से जल जो है आपके सिर के ऊपर दबाव डाल रहा है। इसीलिए जब आप पानी की गहराई में जा रहे हैं तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ जब आप कम गहराई पर हैं तो आपके ऊपर 1 गिलास पानी रखा है, और जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा तो आपके ऊपर गिलास की संख्या बढ़ती चली जाएगी और आप पर दबाव पड़ता चलाएगा। सेम चीज़ हमारे साथ हवा में भी होता है। हवा में भी हमारे ऊपर क्या होता है, दबाव बनता है, जिसे हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं।
उच्च दाब कैसे बनता है? तो देखिए जहाँ पर ठंडा है ना वहाँ पर उच्च दाब बनेगा, और जहाँ पर गर्मी है तो गर्मी में क्या होता है, हवा गर्म होता है और गर्म हवा हल्का होकर के ऊपर उठने लगता है, तो यहाँ पर बन जाएगा निम्न दाब। कौन सा दाब बन जाएगा? निम्न दाब। और ये जो ठंडा हवा है ये गर्म हवा की, और यहाँ पर जो निम्न दाब जहाँ बना है वहाँ पर आएगा। इस प्रकार से हवा जो है निम्न दाब से किस ओर आता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। और जब हवा बहुत ज़्यादा गतिशील हो जाता है तो गतिशील हवा को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अब देखिए ये जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं इसको थोड़ा और डिटेल से करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला कौन सा मंडल था? क्षोभ मंडल था। तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और मध्यम मंडल को इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फेयर। और जो आयन मंडल है उसे इंग्लिश में कहते हैं थर्मोस्फेयर। और जो बरही मंडल है उसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोस्फेयर। अब ये कितना दूर तक है? तो धरती में जो 10 किलोमीटर तक दूरी है वो कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर है। 10 से 25 किलोमीटर, यानी कि 10 से लेकर के आगे 25 किलोमीटर तक जो है वो क्या है? यहाँ पर ओजोन लेयर है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर। यही ओजोन लेयर क्या करता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि ये वापस भेज देता है। इसके बाद 50 किलोमीटर तक जो दूरी है वो कौन है? स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल है। उसके बाद 85 किलोमीटर तक का जो दूरी है वो मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर का मतलब होता है मध्यम मंडल। और उसके बाद 600 किलोमीटर तक जो है वो थर्मोस्फेयर है, जिसे हम लोग कहते हैं आयन मंडल। और इसके बाद का जो है वो अंतरिक्ष है, जिसे हम लोग बरही मंडल या एक्सोस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ फोटोज दिया गया है, उस फोटोज को भी हमें देखना पड़ेगा ताकि हम इस मंडल यानी कि अलग अलग जो वायु का मंडल है उसे हम लोग क्या कर सके? समझ सके। तो देखिए यहाँ पर हवाई जहाज लिखा गया है, हवाई जहाज का फोटो दिया है। इसका मतलब ट्रोपोस्फेयर में ही आपको हवाई जहाज वगैरह देखने को मिलता है। इसी हवा के क्षेत्र में यानी क्षोभ मंडल में ही जो है हवाई जहाज जो है वो उड़ता है। इससे ऊपर हवाई जहाज नहीं जाता है। उसके बाद जो गुब्बारा होता है जिसे हम लोग गर्म गैस का गुब्बारा कहते हैं, ये भी क्षोभ मंडल के ही आसपास रहता है। लेकिन जब हम लोग हवा डाल के हाइड्रोजन गैस वाला गुब्बारा छोड़ देते हैं तो वो कितना दूर तक ऊपर जाता है? तो ये समताप मंडल तक जाता है, इसके ऊपर ये नहीं जा पाता है। और जो तारा टूटने का घटना हमको देखने को मिलता है, जो हम देखते हैं, वो मेसोस्फेयर यानी कि मध्यम मंडल में ही देखने को मिलता है। इसके ऊपर जब हम लोग जाते हैं थर्मोस्फेयर में तो यहाँ पर रॉकेट वगैरह पहुँचता है। और इसके ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पर बरही मंडल में क्या दिखता है? हमको रडार वगैरह दिखाई देता है। तो रडार वगैरह हमारा बरही मंडल में ही रहता है, जो बहुत दूर है, हमें दिखाई तो नहीं देता है। साथ ही साथ ये ट्रोपोस्फेयर जितना भी बादल वगैरह हमें दिखाई देता है, बादल गरजना बरसना, ये सब बादल से रिलेटेड जो भी घटना होता है ये ट्रोपोस्फेयर मतलब कि क्षोभ मंडल में ही होता है। तो ये इसका अलग अलग मंडल की खासियत था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किताब में, और अब हम लोग लास्ट और जीव मंडल के विषय में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि जीव मंडल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर जल भी होना जरूरी है और हवा भी होना जरूरी है और स्थल भी होना जरूरी है। जीव मंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है, और यह वह भाग है जहाँ पर जो है जीवन मौजूद है। जहाँ पर जीवन मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। तो ये क्या जीव मंडल है? बोलेंगे हाँ ये जीव मंडल है। यहाँ वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, और ये तीनों ही जहाँ मिल गया वहाँ पर क्या होगा? जीव मंडल होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जीवन मौजूद है, मछली है, हाथी है, और भी आपको कई जानवर देखने को मिल रहा है। कहता है यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि सूक्ष्म जीव हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। तो छोटे छोटे जीवों से लेकर के बड़े बड़े स्तनधारियों तक यहाँ पर पाया जाता है। इसमें मनुष्य भी पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जो है जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे का सहायता करना जरूरी है, साथ साथ जीव मंडल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जीव मंडल में प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं जंतु जगत और दूसरे को कहते हैं पादप जगत। तो हम सभी जानते हैं कि जंतु जगत में कौन आता है? मनुष्य आते हैं, जानवर आते हैं, और पादप जगत में कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल कौन कौन सा? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल पारस्परिक क्रिया करते तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब आइए एक उदाहरण से समझते हैं ये एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि लकड़ी तथा खेती, ठीक है, लकड़ी और खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसमें ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। यानी अगर लकड़ी और खेती के लिए हम क्या करते हैं?
मिट्टी का कटाव, वनों को काट लेते हैं। तो लकड़ी के लिए और खेती करने के लिए अगर हम वन को, जंगल को काट लिए तो ये जो ढाल वाला भूमि है, यहाँ पर पानी जब बारिश होगा तो ये क्या करेगा, इसको काट देगा, तो मिट्टी का कटाव होने लगेगा। इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप पृथ्वी की सतह में परिवर्तित हो जाती है। और हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग क्या हो गया था, पानी में डूब गया। अच्छा, ये 2004 की घटना है और इसमें हमारा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, वह भी क्या हो गया था, डूब गया था। तो ये छोटी छोटी घटनाएं क्यों होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है। अब लिखा है कि झीलों नदियों में दूषित पदार्थों को प्रभावित होने से उसका जल क्या होता है, मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं होता है। यानी कि अगर हम झीलों में गंदा रसायन डालते हैं, नदियों में भी हम लोग नाली का पानी डालते हैं, तो ये हमारे पीने लायक नहीं रहता है। और ना केवल हमारे लिए बल्कि इसमें रहने वाले जो पानी में रहने वाले जीव है, मछली वगैरह, उन सब को भी क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्र यानी कि जो थर्मल पावर होता है, गाड़ियों से निकलने वाला जो वायु है, वो वायु प्रदूषित वायु क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो वायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, इसकी मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रहा है, और पृथ्वी का तापमान अगर वृद्धि होगा तो उसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अब बस भूमंडलीय तापन के चलते पृथ्वी का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा, और साथ ही साथ पृथ्वी पर जितना भी बर्फ है वो पिघल जाएगा, और हमारे लिए पीने का पानी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा जीव मंडल, और इसके साथ ही ये चैप्टर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, यानी यहाँ पर खत्म हो जाता है। और इसमें हमने क्या आप जानते हैं वाला ये वाला भी साथ ही साथ हमने क्या कर दिया था, क्लियर कर दिया था, क्योंकि इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में एक ही दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द की उत्पत्ति दिया गया है, तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। शब्दों की उत्पत्ति, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, और एटमास का अर्थ होता है वाष्प। तो ह्यूमंडर का अर्थ है जल, और बायोस का अर्थ है जीवन। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषा का शब्द लिया जाता है, लिथो, एटमस और हाइड्रो, यह ह्यूमंडर कहते हैं, ह्यूमोडर कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का अलग अलग रहता है। लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, एटमस का होता है वाष्प, और ह्यूमोडर का होता है जल, और बायोस का क्या होता है, जीवन, जो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में हमें करना जरूरी है, ताकि डाउट्स हमारा क्या हो, क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन आंसर क्या क्वेश्चंस है, चलिए पीछे नीचे आते हैं, नीचे सबसे नीचे। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम लिखिए। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप में एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया। 7 गो है, 7 नाम लिख बताती है। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, और लगभग जो दक्षिणी अमेरिका है वह भी किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों में कौन कौन सा था, सबसे पहला था क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्यम मंडल, फिर आता है आयन मंडल, और फिर आता है बरही मंडल। तो ये वायुमंडल के विभिन्न परत थे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो है 71% भाग पर क्या है, पानी है, और 29% भाग पर क्या है, धरती है। तो इसके अत्यधिक भाग पर पानी है, इसीलिए इसे दूर से देखने पर ये नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू ग्रह कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम स्थल भाग है, यानी उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर स्थलीय भाग है, इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है, जीव मंडल एक ऐसा जगह है जहां पर स्थल मंडल से स्थल, जल मंडल से जल और वायुमंडल से वायु मिल जाता है, जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, और इसीलिए जीव मंडल को हम किसी भी प्राणी के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अब आता है सही चिन्ह लगाने के लिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, तो यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। हिमालय भारत में है और एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन अलग करता है, स्थल संधि जिसका नाम है पनामा स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% सर्वाधिक है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है।
पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान से बना है? तो पृथ्वी का जो स्थल मंडल, जिसे थल मंडल कहते हैं, ये ठोस चट्टान से बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और इस प्रकार से हमने सारा क्वेश्चन बता दिया, और लास्ट में जो खाली स्थान भरने वाले होता है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप इसे प्लीज़ बनाइए, कॉपी में लिखिए, और कोई भी क्वेश्चन फिर भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे अभी क्लासेस डाउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने हाथों से लिख कर उसे टाइप करके आपके लिए बताता हूँ कि आप परीक्षाओं में क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हैं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस है उसको मैं समझा भी देता हूँ। तो अगर आप इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो अभी क्लासेस डाउट को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें पढ़े हुए वीडियोज़ को जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।